नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। जैसा कि हम हर रोज आपके सामने लेके आते हैं आदमपुर में किस तरह से चुनावी पारा चलेगा, किस तरह से चुनाव में माहौल बनेगा और किस नेता की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज हम बात करने वाले हैं चक्रव्यूह को लेकर के। इसी चर्चा के साथ हमारे साथ मौजूद है खास तौर पे कुलदीप शोरान जी, जो कि खरी खरी न्यूज से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सर, एक चक्रव्यूह बना हुआ है, इस चक्रव्यूह को कौन भेदेगा, ये बड़ा एक सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जैसे हर एक गढ़ की बात हमने कल जैसे की थी, हर कोई अपने गढ़ में मजबूत होता है, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदेगा कौन, पार कौन पाएगा? देखिए अरुण, क्या है कि आदमपुर का उपचुनाव निश्चित तौर पर एक सियासी चक्रव्यूह है। और ये सियासी चक्रव्यूह इसलिए है क्योंकि आदमपुर के उपचुनाव में बड़े बड़े जो सियासी परिवार उनकी साख दांव पर लगी हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कांग्रेस को फ्री हैंड उनको मिला है। बिश्नोई परिवार पहली बार बीजेपी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ने जा रहा है और चौटाला परिवार फतेहाबाद में बड़ी रैली करने के बाद चुनावी परीक्षा में गुजरा है। तो तीनों ही जो है बड़े परिवारों के लिए ये सियासी चक्रव्यूह है। और इस सियासी चक्र से निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि इस सियासी चक्रव्यूह में जो निकलेगा उसकी तो सियासत शिखर पर पहुंचेगी, लेकिन जो हारेगा उनके लिए अपनी साख को बचाए रखना बेहद मुश्किल होगा। एक टर्म होती है बटरिंग नाइफ, यानी कि मक्खन की तरह निकल जाना। क्या ये चुनाव ऐसा है? देखिए, उपचुनाव कोई भी मक्खन की तरह नहीं होता। उपचुनाव आमतौर पर सरकार का उपचुनाव माना जाता है, लेकिन इस बार सत्ताधारी जो सरकार या गठबंधन है, 2 उपचुनाव पहले बड़ौदा का फिर एलनाबाद का हार चुके हैं, इसलिए इसे मक्खन वाला चुनाव नहीं कह सकते, बल्कि एक कांटों भरा चुनाव है। तो कांटे पे सबसे ज़्यादा चलने की तकलीफ किसको होगी? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जो खुद का जो किला होता है, खुद का घर होता है, उसके अंदर कमज़ोर भी मजबूत होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में सबसे पहले फंसे हैं भजनलाल परिवार। भजनलाल परिवार का अजय गढ़ है, लेकिन किसी चीज़ का अंत भी ज़रूर होता है। तो ये देखने की बात है, क्या भजनलाल परिवार इस चक्रव्यूह में खुद को सेव करते हुए क्या अपनी साख को बचा पाएगा। उसके बाद जो फंसने की बारी आएगी हुड्डा परिवार की, क्योंकि हुड्डा परिवार बखूबी जानता है कि अगर अगली बार सत्ता हासिल करनी है तो उसे हर हालत में आदमपुर का चुनाव जीतना होगा। अगर हुड्डा परिवार आदमपुर में चुनाव जितवा देते हैं कांग्रेस को, तो हुड्डा परिवार की साख का डंका दिल्ली तक बजेगा। लेकिन अगर किसी वजह से कांग्रेस बड़े अंतर से हारी या नंबर 3 पर हारी, तो हुड्डा परिवार के लिए जवाब देना भी मुश्किल होगा। यानी कि चक्रव्यूह तो सभी के लिए है। बिल्कुल सियासी चक्रव्यूह, और सियासी चक्रव्यूह आसान नहीं है। अभी चुनाव बेशक 2 साल दूर है, लेकिन आप मान के चलिए कि भी आदमपुर का जो सियासी चक्रव्यूह है वो बलि लेने का काम करेगा। आप देखिए कि जैसे बड़ौदा उपचुनाव के बाद सत्ताधारी गठबंधन का एक जो माहौल था वो डाउन पड़ा। एलनाबाद के अंदर बेशक से जो है अभय चौटाला थोड़े अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन जो दबदबाव चाह रहे थे वो मैसेज नहीं गया। ऐसे हालात में आदमपुर में यही होगा कि भजनलाल परिवार कितने अंतर से जीतता है या हारता है। हुड्डा परिवार कांग्रेस को कहाँ लेकर जाता है या इनेलो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। इनके बीच में सियासी चक्रव्यूह सिर्फ मैं मानता हूँ कि सियासी चक्रव्यूह दुष्यंत चौटाला के लिए नहीं है और सियासी चक्रव्यूह आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। क्योंकि आप मान के चलिए कि आदमपुर का उपचुनाव या तो बीजेपी का चुनाव कहा जाएगा या भजनलाल परिवार का चुनाव कहा जाएगा। दुष्यंत चौटाला उससे अलग है, सेफ हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी जो भी हासिल करेगी उनका वो अचीवमेंट होगी, ज़्यादा वोट लेंगे। मतलब खोने के लिए कुछ नहीं इन लोगों। हाँ, इन दोनों के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात में कह सकते हैं कि अगर सियासी चक्कर में फंसने का जो सवाल है, वो सवाल सबसे पहला सवाल भजनलाल परिवार के लिए है, दूसरा सियासी सवाल चक्रव्यूह का हुड्डा परिवार के लिए है, और तीसरा चौटाला परिवार के लिए है। अच्छा, नंबर्स की अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के लिए कौन से ऐसी 3 चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और 3 चीज़ें जिनकी जो इस चक्रव्यूह में वो फंसे हैं, जिन 3 वजह के लिए? देखिए, कहना पड़ेगा कि बिश्नोई परिवार के लिए या भजनलाल परिवार के लिए देखने में तस्वीर आसान नज़र आती है, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर सत्ताधारी जो गठबंधन है, अगर बड़ौदा को देखेगा, अगर एलनाबाद को देखेगा, तो उसके हिसाब से चुनौती है, उसको इजीली लेना चाहिए। बिश्नोई परिवार को पहली बात और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गठबंधन के साथी दलों को, साथी नेताओं को साथ लेकर चलना चाहिए। और तीसरी बात है, इलेक्शन को गंभीरता से लड़ना चाहिए। ये कुलदीप बिश्नोई के लिए होगा। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए कहिए या हुड्डा परिवार के लिए कहिए, सबसे पहले उन्हें मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्हें सरकार के कामकाज को लेकर पब्लिक के अंदर ये माहौल बनाना पड़ेगा कि सरकार फेल हो चुकी है। और तीसरा, सभी खेमों के नेताओं को चुनाव में साथ दिखाना पड़ेगा। और आईएनएलडी?
देखिए, इनेलो के लिए सबसे पेचीदा ये चुनाव रहेगा, क्योंकि आमतौर पर नंबर 2 पर यहाँ पर इनेलो ही रहती आई है। पहली बार 2019 के चुनाव में ये सरप्राइजिंग है कि नंबर 2 पे रहने वाली पार्टी अब कहाँ जाके खड़ी हुई है। देखिए, तो पहली बार ऐसा होगा, और पहली बार ये भी तो चीजें होंगी कि देवीलाल परिवार का कोई सदस्य जो है वो कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगेगा। हाँ, देखिए, देवीलाल परिवार का आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे चीजें हैं, चाहे रणजीत सिंह है चाहे दुष्यंत चौटाला हैं, हाँ, दोनों सरकार के हिस्सेदार हैं। चाचा भतीजा दोनों, बिल्कुल जो है दादा जो है पोता, दादा पोता हैं। दोनों चुनाव में आमने सामने एक पहले हुआ करते थे, लेकिन इस बार दोनों बिश्नोई परिवार के लिए, भजन परिवार के लिए वोट मांगेंगे। तो देखो, सियासत में क्या होता है, कोई स्थायी मित्र कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। तो गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इंडिपेंडेंट होने के कारण रणजीत सिंह सरकार को समर्थन दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भागीदार हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो उनको मैदान में तो आना पड़ेगा, गठबंधन का धर्म भी निभाना पड़ेगा। तो ये तो सियासी मजबूरियां होती हैं जो निभानी पड़ती हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि फिर भी जो सियासी चक्रू ये भागीदारी भी करेंगे, लेकिन इनको जीत का तो इनको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन हार का ठीकरा इनके सिर पर नहीं फूटेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आज जैसे कि आपने बताया, आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। लेकिन बड़ी बात है, दांव उनका भी लगा है, मतलब चक्रव्यूह में वो भी फंसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से एक ब्लास्टिक शुरुआत नहीं हो पाती है तो पूरे हरियाणा में खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए चक्रव्यूह इसलिए नहीं कि उनका पहले का जो पायदान नहीं है, उनको ये नहीं है कि भाई अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अगर वो नंबर 2 या नंबर 1 पर आते हैं तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर एक बड़ा गेन करेगी, एक बड़ा उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर उनका पोजीशन कुछ ढीली भी रहती है तो उनके लिए लोग ये नहीं कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। हाँ, लेकिन अगर वोट ही 10,000 से कम आएंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, और 2024 की चुनौती के लिए आम आदमी पार्टी की दावेदारी कमज़ोर पड़ेगी। तो सियासी चक्र उनके लिए भी है। लेकिन मेन बात है कि जो जमी जमाई पार्टी हैं, जो जमे जमाए नेता हैं, उनके लिए आदमपुर के उपचुनाव का चक्रव्यूह जीतना, उसको भेदना सबसे मुश्किल काम है। भेदेगा सिर्फ एक, और बाकी जो 4 खेमे हैं उनको पराजय का शिकार होना पड़ेगा, उनको सियासी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। अब तो ये चीज़ें हो रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई या भव्य, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। भव्य उतरेगा मैदान में या कुलदीप बिश्नोई उतरेंगे? देखिए, क्या है कि आदमपुर के चुनाव को अगर हम देखें, पहले चौधरी भजनलाल थे, उनके बाद एकदम ही जसमा देवी आई 1987 के अंदर। जो है जसमा देवी एक घरेलू महिला थी, लेकिन उसके बावजूद भी आदमपुर के लोगों ने, जब 5 MLA कांग्रेस के बने थे उस टाइम भी जो है भजनलाल के प्रभाव के कारण जसमा देवी बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती। उसके बाद 2009 के अंदर आप बात करेंगे तो 9 के अंदर भी यही चीज़ हुआ। अलग पार्टी भजनलाल परिवार ने बनाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है रेणुका बिश्नोई चुनाव जीती। तो हालात ऐसे हैं कि जब अलग अलग चीज़ें जब बनती हैं तो चुनाव के अंदर भजनलाल परिवार के लिए कुलदीप बिश्नोई लड़ते हैं तो नो डाउट उसका एक अच्छा और ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन भव्य बिश्नोई को भी मैं कमज़ोर नहीं मानता, क्योंकि बात इस बात है कि भाई सियासी जो समीकरण है उसमें भजनलाल परिवार साथ है, वहाँ पर बीजेपी साथ है, वहाँ पर जो आप जननायक जनता पार्टी साथ है, वहाँ पर रणजीत सिंह साथ हैं। तो जब 4 फैक्टर जो है भव्य बिश्नोई के साथ जुड़े होंगे तो उन हालात में भव्य बिश्नोई भी कमज़ोर नहीं होंगे। अच्छा, आज विजयदशमी का पर्व था, और विजयदशमी के अवसर पर कहीं ना कहीं जो है वो आदमपुर में आज मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला जलाया गया। लोग नाराज़ हैं। जो शिक्षा व्यवस्था जो हुई है, स्कूलों को मर्ज किया गया, उससे दुखी होकर के लोगों ने रावण की जगह वो हम मुख्यमंत्री खट्टर का फोटो लगा करके उसका दहन किया गया। देखिए, अरुण, क्या है कि ये तो सियासी बातें होती हैं। जो सरकार है, सरकार के कुछ फैसले कुछ लोगों को रास आते हैं, कुछ लोगों को रास नहीं आते हैं। जब वो नहीं, मतलब हम अगर सरकार के आकलन करें, नेगेटिव क्या क्या ऐसी चीज़ें सरकार के खिलाफ चल रही हैं जो जिनसे पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं आदमपुर को जो समझता हूँ उसके हिसाब से आदमपुर के अंदर जो है सरकार के लिए ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है जहाँ सरकार जवाब ना दे पाए। वहाँ पर फसलों के मुआवजे का एक बड़ा आंदोलन जरूर किसानों को चला था, उसे सरकार ने सुलझा दिया है। तो वहाँ पर जब 2 मुद्दे आप लोग वहाँ पर जो गिनाएंगे, वहाँ पर गिनाएंगे आपका विकास का मुद्दा गिनाएंगे, विकास काफ़ी हुआ है। अगर गांव में जाकर हमने देखा है कि विकास की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात रोज़गार की है। हाँ, रोज़गार के मामले में सरकार गिरती ज़रूर है, लेकिन आदमपुर में अभी तक ऐसा कोई बेरोजगारों का कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला, ना कोई मूवमेंट देखने को मिला, तो उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस तरह स्कूलों का जो एक मुद्दा है मर्ज करने का, वो एक छोटा सा मुद्दा है, उससे कुछ लोग परेशान जरूर हैं, नाराज़ जरूर हैं, लेकिन उससे सियासी गठबंधन को, सत्ताधारी गठबंधन को कोई बड़ा नुकसान होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
बहुत बड़ी बात है। आदमपुर की चौधर के लिए हम हर रोज विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक समीक्षा करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चुनाव अब चलेगा, लगातार चलेगा, चाहे बीच में कोई भी त्यौहार आए तो चुनावी चर्चा ज़रूर होगी। और हरियाणा का ये एक अंदाज भी है, एक स्वाद भी है कि हरियाणा में हर हुक्के पर, हर खाट पर चुनावी चर्चा ज़रूर होती है। तो इन चुनावी चर्चाओं का जवाब हम आपको देने वाले हैं। हर चर्चा यहाँ पर ज़रूर होगी। आदमपुर की चौधर की चर्चा हर रोज़ यहाँ पर होगी, चाहे खरी खरी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हो या केएनएन मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, आपको ये कड़क चर्चा ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगी। तो आज का जो हमारा विषय था वो चक्रव्यूह में कौन कौन फंसा है और इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा आज के चक्रव्यूह में, और इस चक्रव्यूह को कौन भेद पाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा आदमपुर की चौधर।